हेलो बच्चों, अभी तक हमने इस फर्स्ट चैप्टर में से 2 पार्ट मैंने इसके पढ़ा दिए हैं। 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं। एक तो आपको पढ़ाया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय देश में कृषि की क्या स्थिति थी। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति थी। आज हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब तक भारत पर अंग्रेज़ों का या विदेशी शक्तियों का शासन नहीं हुआ था तब तक भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत में बनी हुई वस्तुएं विदेशों में, दूर देशों में निर्यात की जाती थी और इसके बदले में भारत को प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त होता था। तो भारत के पास बड़े बड़े सोने के भंडार इकट्ठे हो गए थे और जैसा कि आपको पता है कि ये जो सोना इकट्ठा होता था वो जो बहुत भारी मात्रा में जो धन होता था वो मंदिरों में सुरक्षित रखा जाता था और कालांतर में इन्हीं मंदिरों को अपना टारगेट बनाया, अपना निशाना बनाया विदेशी आक्रांताओं ने और यहाँ की धन संपदा को वो लोग लूट कर ले गए, जैसा कि आपको ये सब पता है। तो प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। बहुत सारी वस्तुएं थीं, बहुत सारे मसाले थे जिनका भारत निर्यात करता था। वस्तुओं में जैसा कि आप जानते हैं कि जो शिल्पकलाएं थी वो विश्वविख्यात थी। जो ढाका का मलमल था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो भी विश्वविख्यात था। इसके अलावा जो मसाले थे, जो ड्राई फ्रूट्स थे, वो भी विदेशों में बेचे जाते थे। और मुख्यतः जो हमारा व्यापार होता था वो अरब कंट्रीज़ से होता था। यूरोपियन कंट्रीज़ से हमारा व्यापार तब तक नहीं होता था जब तक कि यूरोपियन कंट्रीज़ से लोग यहाँ नहीं आए थे या स्वेज नहर वाला जो रास्ता था वो नहीं खुला था। तो चलिए अब जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उससे पहले जब तक औपनिवेशिक शासन था तब तक भारत के विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले मैं रीडिंग इसकी कर रही हूँ। इस टॉपिक में जो कुछ भी है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका, ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। इसके स्वेज नहर के बारे में बॉक्स 1.3 ये जो है इसमें बताया गया है, चित्र से भी दर्शाया गया है और साथ में इसके बारे में वर्णन भी किया गया है। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थीं। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ।
तो ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि भारत जो है वो अपनी जो प्राकृतिक संपदाएं थीं उसमें वो बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे देश में थी, और विदेशी शक्तियां हमेशा भारत को ललचाई हुई नज़रों से देखते थे। तो अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने न सिर्फ यहाँ पर शासन किया, बल्कि यहाँ पर जो वस्तुओं का उत्पादन होता था, जो विदेशों से व्यापार होता था और जो सीमा शुल्क आदि लगाए, वो ऐसी नीतियों का उन्होंने इसमें प्रयोग किया जो प्रतिबंधकारी नीतियाँ थीं। अब प्रतिबंधकारी नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रतिबंध यानी रोकने वाली नीतियाँ उन्होंने बनाई कि भारत में ना तो बहुत अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो सके, जिसके बारे में मैंने आपको बताया जब औद्योगिक क्षेत्र पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन जो पुनर्निर्माण हो रहा था, विनिर्माण हो रहा था, औद्योगिक क्षेत्र था, उसको बिल्कुल भी यहाँ पर पनपने नहीं दिया। व्यापार की बात करें तो उन्होंने जानबूझकर व्यापार की शर्तें कुछ इस प्रकार की रखी कि विदेशों से, खासकर जो अदर कंट्रीज से ब्रिटेन के अलावा हमारा व्यापार हो रहा था, वो ज़्यादा पनप नहीं पाए, और जो व्यापार हमारा ब्रिटेन से हो रहा था उसमें भी हम केवल एक कच्चे माल के निर्यातक देश के रूप में ही विकसित हो पाएँ, और हम बने बनाए माल का निर्यात वहाँ नहीं कर पाएँ, बल्कि जो बना बनाया माल जो कि इंग्लैंड के कारखानों में तैयार हो रहा था, हम उसके बड़े आयातक बन सकें। इसके लिए उन्होंने सीमा शुल्क जो होते हैं, जब एक देश से दूसरे देश में सामान आता है तो जो आयात निर्यात शुल्क लगते हैं, आता या जाता है, जब आता है तो कौन सा शुल्क लगेगा? आयात शुल्क, और जब हमारे देश से दूसरे देश में जाएगा तो निर्यात शुल्क। तो उसके लिए जो इन्होंने सीमा शुल्क निर्धारित किए थे वो कैसे थे? प्रतिबंधकारी थे। उन्होंने जानबूझकर जो कच्चा माल था हमारे देश से जब निर्यात होता था तो उसके लिए तो सीमा शुल्क कम रखा था, लेकिन जब वहाँ से बना बनाया माल हमारे देश में आता था तो उसके लिए सीमा शुल्क कैसा रखा था? उसको भी कम ही रखा था, जिससे हम आसानी से वहाँ से सामान हमारे देश में आ जाए और पूरे भारतीय बाजार पर ब्रिटिश माल का कब्जा हो जाए। लेकिन अगर कोई भारतीय उद्योगपति अपना माल विदेशों में निर्यात करना चाहे तो उसके लिए भारी शुल्क रखे गए थे, जिससे कि निर्यात शुल्क बहुत अधिक थे। तो अगर कोई भारतीय व्यक्ति अपने वस्तुओं को विदेशी बाज़ार में, खासकर इंग्लैंड में बेचना चाहे तो उसकी वस्तुएं वहाँ बहुत महंगी हो जाती थी, जिससे उसकी डिमांड कम हो जाती थी और उसकी वस्तुएं विदेशी बाज़ार में बेची नहीं जा पाती थीं। फलस्वरूप उसे नुकसान होता था। इसलिए कोई भी भारतीय उद्योगपति थे वो विदेशों में और ब्रिटेन में अपनी वस्तुएं नहीं बेचना चाहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था कि ऐसी नीतियां बना दी थी कि भारत का विदेशी व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। जो भारत का विदेशी व्यापार की संरचना थी, स्वरूप था और आकार था, उन सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जब हम संरचना की बात करते हैं तो हमारे विदेशी व्यापार में कैसी वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, किन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, इसको देखते हैं। तो उन्होंने व्यापार की संरचना कैसी कर दी कि हम जो विदेशों को वस्तुएं, खासकर जो ब्रिटेन को वस्तुएं भेज रहे थे या बेच रहे थे, वो कैसी थी? कच्चा माल थी। और जो हम आयात कर रहे थे वो कैसी थी? बना बनाया माल था, जो कि हमें ब्रिटेन से महंगे दामों पर खरीदना पड़ता था। फिर इसके बाद इन्होंने इसका स्वरूप भी परिवर्तित कर दिया कि हम वस्तुएं किस देशों को भेजेंगे, कौन से देशों को हम निर्यात करेंगे और किन देशों से हम आयात करेंगे, उस पर की भी नीतियां इस तरह की बना दी कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और हमारा जो विदेशी व्यापार था मुख्यतः इंग्लैंड तक ही सीमित रह गया। ये बात आगे आपने पढ़ी, रीडिंग करते समय मैंने आपको ये लाइन पढ़ी थी कि हमारा जो भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रह गया था। जो पहले हमारा जबकि व्यापार चीन से होता था, श्रीलंका से होता था और ईरान से होता था, वो अब बहुत कम रह गया था। तो इसके साथ ही जो व्यापार हो रहा था वो भी कैसा हो गया था, उसका आकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा,
क्योंकि बहुत बड़े बड़े देशों से जो अरब कंट्रीज़ थी वहाँ अब हमारा सामान नहीं निर्यात किया जा रहा था, तो आकार भी बहुत छोटा हो गया। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। यानी हम यहाँ पर कच्चे माल को निर्यात करने वाले देश बन गए। कच्चा माल भी कौन सा, रेशम भेज रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, रेशमी वस्त्र बन के वहाँ से आ जा रहा था। हम कपास वहाँ पर भेज रहे थे इंग्लैंड के कारखानों के लिए, तो वहाँ से बनकर हमारे पास सूती वस्त्र आ रहा था। ऊन हम भेजते थे तो बदले में हमारे पास ऊनी वस्त्र आ रहे थे। इसी प्रकार से चीनी और नील और पटसन। नील की आवश्यकता क्या थी, नील की खेती के बारे में आपने कई बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसानों को प्रेशराइज किया जाता था, उनको दबाव डाला जाता था कि वो नील की खेती करें, क्योंकि ये जो भारत की नील थी, नील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिगो। इंडिगो शब्द इंडिया की नील से ही निकला है ना। तो ये नील की जो डिमांड थी वो इंग्लैंड के कारखानों में जो कपड़ा बन रहा था उसको कलर करने के लिए, डाई करने के लिए बहुत उपयोगी थी। इसलिए जो किसान थे उनको प्रेशराइज किया गया था कि वो नील की खेती करें। पटसन के बारे में मैंने आपको बताया कि पटसन उन्होंने क्यों उत्पादित किया था, क्योंकि पटसन से और जूट जो होता है उससे जूट के थैले बनते थे और उससे बोरी जिसको कहते हैं या कट्टा कहते हैं स्थानीय भाषा में, उससे वो लोग क्या करते थे, उसमें सामान को पैक करते थे और उसे विदेशों में भेजा जाता था। तो इन सब चीज़ों का जो कच्चा माल था वो तो हमारे यहाँ उत्पादित हो रहा था, लेकिन हम उत्पादित हो रहा था और हम उसे निर्यात कर रहे थे। लेकिन हम जो बने बनाए अंतिम वस्तुएं थीं, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र। सूती वस्त्र भी हम कहाँ से मंगा रहे थे, विदेशों से, यानी हमारे यहाँ ब्रिटेन से आ रहा था। रेशमी वस्त्र भी हमारे यहाँ ब्रिटेन से आ रहा था, ऊनी वस्त्र भी ब्रिटेन से आ रहा था। जबकि हम अच्छी तरह जानते थे कि सूती, जिसमें से एक खास मलमल की बात की थी, तो वो इतनी अच्छी मलमल हमारे देश में उत्पादित होती थी कि विदेशों में शाही जो घराने थे वहाँ पर इसकी डिमांड थी। लेकिन वो सब तो इन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ ख़त्म ही कर दिया था। वो उद्योग धंधे जो हमारे यहाँ छोटे छोटे जो हथकरघे पे काम होता था वो सब ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था, और इसलिए हम सूती वस्त्र तक कहाँ से मंगा रहे थे, हम मंगा रहे थे इंग्लैंड से। इसी प्रकार से ऊनी और रेशमी वस्त्र, ये सब क्या है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं हैं। बच्चों, ये अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, ये शब्द आपके लिए शायद नया होगा। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, उपभोक्ता अगर खरीद लेता है तो उसे बाज़ारों में विक्रय के लिए प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि स्वयं उपभोग करता है। तो ये अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं हम कहाँ से मंगा रहे थे, इंग्लैंड के कारखानों से मंगा रहे थे। इसके साथ ही हम मंगा रहे थे कुछ हल्की मशीनें, ये भी हम आयात कर रहे थे। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। यानी कुल मिलाकर हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब इंग्लैंड से व्यापार रह गया था। बाकी देशों से, जैसा कि हमने जाना कि बाकी देश जैसे चीन, श्रीलंका और ईरान, इनसे हमारा कुछ थोड़ा बहुत ही व्यापार रह गया था। ये आपको ध्यान देना है कि ये ऐसा क्या हो गया एकाएक कि ब्रिटेन से ही हमारा व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसका रीज़न एक बहुत बड़ा माना जाता है स्वेज नहर का व्यापार मार्ग का खुल जाना। ये जो स्वेज नहर का मार्ग था ये खुल गया था, इसकी खोज कर ली थी, इसे विकसित कर लिया था अंग्रेज़ों ने, और इसके कारण क्या हुआ कि हमारा व्यापार किससे ज़्यादा होने लगा, यूनाइटेड किंगडम से। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये यूनाइटेड किंगडम है। और इसके बाद आता है कि यहाँ पर यहाँ से इन्होंने रास्ता बना दिया था, यूनाइटेड किंगडम से लेकर के हमारा रास्ता बनाया था इस तरीके से। ये आपको रास्ता दिख रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है पूरा रास्ता जो कि सीधे भारत से जुड़ रहा है।
इसके पहले तक अगर कोई विदेशी या ब्रिटिशर्स अगर यहाँ पर व्यापार करना चाहते थे, तो जैसा कि अभी आपको दिख रहा है कि ये रास्ता जो मैं इससे बता रही हूँ आपको पेन से, ये रास्ता ये इस तरीके से ये स्वेज मार्ग है जहाँ से होकर के यूके से लोग कहाँ आ रहे थे, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से लोग कहाँ आ जा रहे थे, सीधे भारत में। लेकिन जब तक ये नहीं था मार्ग, तब तक उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें इस मार्ग से आना पड़ता था जहाँ पर उन्हें ये पूरा का पूरा इस तरीके से अफ्रीका के नीचे से होकर के लंबा चक्कर लगा करके भारत आना पड़ता था। तो जो उनके लिए कठिन काम था, लेकिन स्वेज नहर खुल जाने के कारण उनके लिए भारत से व्यापार करना आसान हो गया था। तो इससे भी हमारा व्यापार किसके साथ ज़्यादा होने लगा, हमारा व्यापार होने लगा यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ ज़्यादा होने लगा। और साथ ही पूरा का पूरा भारतीय व्यापार पर किसका कब्जा हो गया, अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया और वे सख्त भी हो गए। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष थी। अब ये निर्यात अधिशेष भी आप लोगों के लिए बच्चों बिल्कुल नया जो एक शब्द है वो निर्यात अधिशेष है, तो आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे। निर्यात अधिशेष क्या होता है? निर्यात अधिशेष होता है कि जब हम विदेशों में वस्तुएं बेचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। उससे जो धन प्राप्त होता है वो अगर विदेशों से सामान मंगाने में प्राप्त धन की अपेक्षा अधिक हो तो उसे हम निर्यात अधिशेष कहते हैं। एक साधारण उदाहरण से समझें तो ये कुछ ऐसा है, जैसे मान लो कोई ए कंट्री है और वो बी कंट्री को 1000 रुपये का सामान बेचती है, तो बदले में उसे कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 1000 रुपये। और जब ए कंट्री बी कंट्री से सामान मंगाती है यानी आयात करती है, तो वो केवल 700 रुपये का सामान आयात करती है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, निर्यात करने पर कितने प्राप्त हुए थे, 1000 रुपये, आयात करने पर कितने देने पड़े हैं, 700 रुपये। तो 300 रुपये जो एक्स्ट्रा प्राप्त हुए हैं एक कंट्री को, ये उसका निर्यात अधिशेष है। तो ये शब्द का आशय उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार था। अब इसको देख कर के ऐसा लग रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई भारत जितने का निर्यात कर रहा था, जितने रुपए का, उससे कम का वो आयात कर रहा था और भारत को निर्यात अधिशेष मिल रहा था। पर बेटा ये अच्छी बात इसलिए नहीं थी कि आगे की लाइन में देखिए क्या लिखा है, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी भारी लागत चुकानी पड़ी। क्या हुआ, हम क्या बेच रहे थे, ये बात हम कई बार पढ़ चुके कि हम इंग्लैंड को भेजते थे सूती यानी कॉटन, इसके साथ में हम भेज रहे थे रेशम जो कि रॉ सिल्क था। इसके अलावा हमने वूल भेजा था, चीनी भेजी थी, साथ में हमने और क्या चीज़ें भेजी थी, और भी हमने ऐसी चीज़ें भेजी थी जैसे नील भेजी थी, पटसन भी हमने उनको विक्रय किया था। तो ये सब चीज़ें जो भेजी थी उसके लिए क्या हुआ कि हमारे देश में जो किसान थे उनको प्रेशराइज़ किया जाता था कि आप इन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस कीजिए। तो वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे, अनाज नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे। अगर वो प्रोड्यूस करना चाहें कॉटन भी, तो कॉटन का सारा कॉटन कहाँ चला जाता था, ब्रिटेन में चला जाता था। तो इसलिए हमारे देश में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल, ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थीं, इनकी बहुत कमी हो गई। तो ये लाइन आप पढ़ रहे हैं, देश के आंतरिक बाज़ार यानी देश के अंदर अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आप कहेंगे ये निर्यात अधिशेष शब्द आया तो इसमें सोने चांदी कहाँ से आ गया? तो बेटा जब निर्यात अधिशेष हुआ तो वहाँ से हमारे पास क्या आया? धन आया। उस समय धन किस रूप में आता था?
धन आता था सोने या चांदी के रूप में। तो हमें तो खुश होना चाहिए था कि निर्यात अधिशेष है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, बहुत सारा सोना आ रहा होगा या फिर चांदी आ रही होगी या कोई बहुमूल्य धातु आ रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा जो सोना चांदी आ भी रहा था तो उससे वो क्या कर रहे थे, उसका प्रयोग तो वास्तव में वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अब इसका मतलब समझ में आया आपको कि जितना सोना चांदी एक्स्ट्रा आ भी जा रहा था हमारे पास, तो उसका सरकार क्या यूज़ कर रही थी कि अपनी जो उन्होंने व्यवस्था बनाई थी ना, यहाँ पे कलेक्टर बनाया था, यहाँ पे वायसराय बनाया था, और इस तरह के जो यहाँ पर देश में शासन करने के लिए जो उन्होंने एक राज व्यवस्था विकसित की थी, और वहाँ के कर्मचारी कहाँ से आए हुए थे, वो आए हुए थे ब्रिटेन से। तो उनकी सैलरी वगैरह देने में, उनका खर्चा उठाने में ही सारा का सारा धन वो खर्च कर देते थे। और फाइनली सोना कहाँ पहुँच जाता था, जैसे अगर भारत का कोई एम्प्लॉई विदेश में जाके नौकरी करे और वहाँ से पैसा मिलेगा तो वो कहाँ भेजेगा, अपने देश भेजेगा ना। ठीक ऐसा ही विदेशों से जो हमारे यहाँ वायसराय और जो बड़े बड़े पद लेकर के अंग्रेज़ों के कर्मचारी आए थे, उनकी जो सैलरी होती थी वो अपने देश भेज देते थे, और फाइनली हमारे यहाँ जो सोने चांदी का प्रवाह होना चाहिए था वो वापस उनकी तरफ ही हो जाता था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके साथ ही वो इस पैसे का क्या यूज़ करते थे, अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। हमारे जो संसाधन थे, हमारी जो भारत की संपदा थी, उससे अंग्रेज़ों ने न सिर्फ धन कमाया बल्कि उस पैसे से उन्होंने क्या किया, अपने जो युद्ध के खर्चे थे, जो विश्व युद्ध लड़े गए थे, उस पर उन्होंने व्यय कर दिया। और अदृश्य मद, एक शब्द और आया है यहाँ पर जो आपके लिए शायद नया होगा, अदृश्य मद। अब ये अदृश्य मद क्या होती है? अदृश्य मद कहते हैं सेवाओं को, जिन्हें बंदरगाहों से या देश की सीमाओं को पार करते हुए नहीं देखा जाता। अब जैसे कोई इंजीनियर आया तो उसके साथ में क्या आया, उसका स्किल आया है हमारे देश में, लेकिन किसी ने देखा क्या आते जाते? जब सामान आयात या निर्यात होता है तो वो क्या कहलाता है? दृश्य मद। लेकिन अगर कोई स्किल आ रही है, कोई कर्मचारी आ रहा है दूसरे देश से, तो वो जो सेवा दे रहा है उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं? उसको धन दे रहे हैं ना। तो उसको आते हुए देखा, लेकिन उसके साथ क्या सेवा आई, ये आते हुए देखी नहीं जाती है, देखी नहीं जा सकती है बल्कि। तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं? अदृश्य मदों। तो हम अदृश्य मदों को आयात कर रहे थे। वहाँ से कौन कौन आ रहे थे? अभी मैंने बताया, ब्रिटिश सरकार के जो ऑफिसर्स आ रहे थे, जो वायसराय आ रहे थे, जो कलेक्टर्स आ रहे थे, या जो दूसरे पदाधिकारी आ रहे थे, वो विदेशों से आ रहे थे, और उनके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा था उसी पर हमारे देश की, भारत की संपदा का दोहन किया जा रहा था और उस पर खर्चा किया जा रहा था। तो ये पार्ट आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये स्वेज नहर किस तरह से डेवलप की गई और किस तरह से उनके लिए ये मार्ग कैसा हो गया, सुगम हो गया व्यापार करने के लिए। इस चित्र को देखकर आपको ये समझ में आ रहा है। स्वेज नहर के ऊपर एक बॉक्स में भी दिया हुआ है इसकी जानकारी, तो मैं एक बार उसको भी रीड कर दे रही हूँ। स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली कृत्रिम जल मार्ग है। तो ये कृत्रिम है, इसका मतलब डेवलप की हुई है मनुष्यों द्वारा। ये कैसी नहीं है, नेचर ने नहीं बनाई है, प्राकृतिक नहीं है। इसे खुद डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने और दूसरे जो विदेशी लोग थे उन्होंने। यह भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जल मार्ग सुलभ हो गया है। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिण छोर, ये अफ्रीका का दक्षिण छोर है, जिसकी तरफ उन्हें
जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गईं और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। तो आपको क्या पता चला कि स्वेज नहर कब खुली? 1869 में खुली। इससे क्या फ़ायदा हुआ ब्रिटिशर्स को? परिवहन लागतें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना, सामान को पहुंचाना सरल हो गया, तो परिवहन लागतें भी कम हो गईं। साथ में क्या हुआ कि जो दूरी थी वो कम हुई। एक बात और, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। आर्थिक शब्द तो चूंकि आपने अर्थशास्त्र लिया है, समझ में आता है कि धन दौलत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस मार्ग से जाओगे तो पैसा बचेगा तो आर्थिक प्रगति तो होगी ही। और दूसरी तरफ सामरिक शब्द शायद आपके लिए नया हो। सामरिक का मतलब होता है जो युद्ध वगैरह होते हैं ना, सैनिक संबंधी, सैन्य जो होती है उसके लिए, यानी यहाँ से इस मार्ग के द्वारा इसका सामरिक महत्व भी है। यानी इस मार्ग से एक तरीके से कब्जा करना भी आसान हो गया, युद्धों के लिए भी बहुत उनको सुगमता हो गई। तो ये सामरिक महत्व भी हुआ इसका। तो ये पार्ट आपने पढ़ लिया। ठीक है, आपको एक काम करना है, जैसा कि इसमें लिखा है, इन्हें कीजिए। तो ये आपका होमवर्क भी है कि ब्रिटिश काल की उन वस्तुओं की सूची तैयार करें जिनका भारत से निर्यात और आयात होता था। तो ये आज का आपका होमवर्क भी है कि आपको एक सूची बनानी है जिसमें एक तरफ लिखना है आयातित मदें और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, एक तरफ आयातित मदें और दूसरी तरफ निर्यात की जाने वाली मदें। कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी भारत में दूसरे देशों से और कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी। फिर एक दूसरा इन्होंने दिया हुआ है, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण से भारत के आयात और निर्यात से संबंधित विभिन्न वस्तुओं की सूचना एकत्रित करें। यह आज के संदर्भ की बात हो रही है। ये वाली कब की बात हुई थी? ब्रिटिश काल की। लेकिन आज के टाइम में हम किन वस्तुओं को आयात करते हैं और किन वस्तुओं को निर्यात करते हैं, और फिर इनकी हमें तुलना करनी है कि स्वतंत्रता के पूर्व इन आयातों और निर्यातों की आपको तुलना करनी है कि आज का और उस समय के आयात और निर्यात में क्या अंतर था। उन सभी प्रमुख पत्तनों के नाम भी लिखिए जो अब भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार को संभालते हैं। पत्तन शब्द सुना है आपने पहले कभी? पत्तन का मतलब होता है बंदरगाहों। तो आपको उन बंदरगाहों की भी नाम लिखने हैं कि जो अब क्या कर रहे हैं, अधिकांश विदेशी व्यापार को संभालते हैं, मतलब विदेशों से जहां पर माल को भेजा जाता है या विदेशों से जो माल आता है वो जहां पर आता है, उन बंदरगाहों की एक सूची भी आप तैयार कीजिए। तो इतना होमवर्क काफ़ी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप क्या करेंगे, मुझसे कमेंट करके भी इसमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका अगर आपने आंसर तैयार कर लिया है तो उसकी फ़ोटो खींच करके उसे भी कमेंट में भेजिए। और आगे भी वीडियो को देखते रहिए क्योंकि अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे जनांकीय परिस्थितियों के बारे में। कब की जनांकीय परिस्थितियाँ? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। जनांकीय परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, ये होगा अगला टॉपिक हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।